बच्चों, आज के वीडियो में हेलो बच्चों, मैं अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जहां पर पहला वीडियो हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आपको पिछली कक्षाओं में ठोस, द्रव और गैस द्रव्य की 3 अवस्थाएं आपको पढ़ने का मौका मिला था, आपने पढ़ा हुआ है। आज हम द्रव्य का वर्गीकरण बताएंगे। द्रव्य का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आप द्रव्य जो कि अभी हमने चर्चा किया कि ठोस, द्रव और गैस इन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके पहले आपने ये भी जाना कि जो भी द्रव्य हैं, चाहे वो ठोस अवस्था हों, द्रव अवस्था के हों या फिर गैस अवस्था के हों, ये सब विलयन या सॉल्यूशन भी बनाते हैं। 9वीं क्लास में आपने इसको पढ़ा था। इसके अलावा द्रव्य को यदि हम बांटना चाहें तो 2 भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। पहला है मिश्रण और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। इन 2 भागों में हम बांट सकते हैं। तो पदार्थ को यदि हम विभाजित करना चाहें तो वो हो जाएगा मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण को भी यदि हम विभाजित करना चाहें या किया ही जाता है। समांगीय मिश्रण, और विसमांगीय मिश्रण। समांगीय मिश्रण और विसमांगीय मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी 2 भागों में विभाजित होता है। एक होता है तत्व, एलिमेंट, और दूसरा होता है यौगिक, कंपाउंड। तो इस तरह से पदार्थ को पहले हमने 2 भागों में विभाजित किया, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण को 2 भागों में विभाजित किया, समांगीय मिश्रण और विसमांगीय मिश्रण। इसी तरह से शुद्ध पदार्थ भी 2 भागों में विभाजित हुआ, तत्व और यौगिक। तो इस तरह से हम इन 4 चीज़ों के विषय में अध्ययन करेंगे, या चारों के विषय में अलग अलग समझते हैं कि समांगीय मिश्रण किसे कहेंगे। पहला लेते हैं समांगीय मिश्रण।
होमोजेनस मिक्सचर। समांगीय मिश्रण का मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर या ऐसा मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बना हो और वे एक दूसरे में इस प्रकार मिश्रित हो जाएं कि लगे कि जो मिश्रण है, जो विलयन बना हुआ है, वह एक समान है। ऐसा लगे ही ना कि कई पदार्थ मिलकर के इस मिक्सचर को बनाए हुए हैं। जैसे पानी में चीनी का घोल या पानी में ही नमक का घोल। जब हम घोल देते हैं तो चीनी भी नहीं दिखता है और सिर्फ पानी भी नहीं दिखता है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही अपना अस्तित्व खो देते हैं और एक नया पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है। मैंने इसके उदाहरण में बताया जल और चीनी, इनका मिश्रण। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण हमने बताया जल और नमक। इनका मिश्रण, ये समांगीय मिश्रण है। ये भी समांगीय मिश्रण है। तो ये समांगीय मिश्रण के उदाहरण हैं। एक और उदाहरण है जो कि गैसों में है, वायु, जो कि हम सांस के साथ प्रयोग करते हैं, वो भी समांगीय मिश्रण है। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला जो है, जो पदार्थ का वर्गीकरण में अगला जो मिश्रण है वो है विसमांगीय मिश्रण। हेट्रोजीनस मिक्सचर। बच्चों, अभी हमने जो समांगीय मिश्रण में पढ़ा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के वे विलयन या वे मिक्सचर या वे मिश्रण जिनके मिलने से के फलस्वरूप, जिनके आपस में मिलने के फलस्वरूप जो घटक हैं, यानी जो पदार्थ हैं, वे अपना अस्तित्व खो देते हैं और एक ऐसा पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है जिसमें पहले के दोनों या तीनों घटक या पदार्थ तो नहीं दिखाई देते हैं, किंतु जो मिश्रण है वो एक समान सा दिखाई देता है। लेकिन जो विषमांगीय मिश्रण है, विषमांगीय मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिश्रित किए जाते हैं तो मिश्रण के सभी पदार्थ दिखाई देते हैं या अलग अलग होते हैं। जैसे गेहूं, चना, दाल आदि को हम मिश्रित कर दें, एक साथ मिला दें, तो कहीं हमें दाल के कण दिखाई देंगे, दाल के बीज दिखाई देंगे, दाल के
जो उसका जो है एक कोटिलेडॉन्स है वो दिखाई देगा, और चना दिखाई देगा, या अन्य जो चीज़ मिलाया है हमने वो सब किसी न किसी जगह मिश्रण में दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य है कि मिश्रण में विषमता दिखाई देगी, और अगर इस तरह का कोई मिश्रण है तो उसे हम कहेंगे विषमांगीय मिश्रण, जिसका उदाहरण अभी हमने बताया कि जो है 2-3 चीज़ें मिला दें, या फिर कोई पदार्थ हो जिस पर धूल जमा हो। अगर ऐसा कोई पदार्थ है तो वो विषमांगीय मिश्रण है। हम चीनी और नमक को एक साथ मिश्रित कर दें, वो भी विषमांगीय मिश्रण होगा। तो लिख लेते हैं, जैसे चीनी नमक का मिश्रण, ये विषमांगीय है। विषमांगीय मिश्रण है। समांगीय मिश्रण और विषमांगीय मिश्रण हो गया। अब इसके बाद हम तत्वों के वर्गीकरण में आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है तत्व, एलिमेंट, जो कि शुद्ध पदार्थ का एक उदाहरण है। इस प्रकार के शुद्ध पदार्थ, इस प्रकार के शुद्ध पदार्थ जिसमें समान प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिसमें समान प्रकार के कण मिलकर किसी पदार्थ का, किसी शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसे पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। तत्व में सभी घटक दल या सभी घटक समान होते हैं, रासायनिक रूप से या भौतिक रूप से वे समान होते हैं। तत्व रासायनिक या भौतिक रूप से समान होते हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। जैसे हमारे पास 100 से अधिक तत्व ज्ञात हैं। हाइड्रोजन से लेकर के 100 के ऊपर जितने भी तत्व हैं, सबको एक साथ हम तत्व की श्रेणी में रखते हैं, और प्रत्येक तत्व, चाहे उनका परमाणु क्रमांक 5 हो या किसी का 10 हो, उनके रासायनिक गुण, उनके आकार आदि वे कभी मेल नहीं खाते हैं, इसलिए सभी अलग अलग तत्व कहलाते हैं और अलग अलग पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसमें जैसे आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, जिंक एटसेट्रा। ये सभी तत्व हैं, और लिथियम का जो कण है वो आपस में मिलकर लिथियम के शुद्ध पदार्थ का निर्माण करता है। अगली चीज है यौगिक।
या कंपाउंड। बच्चों, अभी जो हमने तत्व के विषय में जाना, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक रूप से इस प्रकार जुड़ें कि एक नया पदार्थ बन जाए, तो ऐसे पदार्थों को हम यौगिक कहते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में रासायनिक संयोग करते हैं जिसमें इन तत्वों का एक निश्चित अनुपात उपस्थित होता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे एक तत्व है जल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, एक साधारण उदाहरण है, जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के दो परमाणु उपस्थित होते हैं। इस तरह से ये आपका जो है जल का रासायनिक संरचना है, और ये रासायनिक रूप से इसी तरह से जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर की ओर दिखाया गया है, और नीचे की ओर एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ते हैं, और जुड़ करके ये अपना दुष्टक यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का जो इनके निकट का जो अक्रिय तत्व है हीलियम, उसके समान संरचना प्राप्त कर लेता है, और ऑक्सीजन अपने निकट के नियान जैसा, इनके निकट नियान एक अक्रिय गैस है, उसके समान संरचना प्राप्त हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 उसके बाह्यकोश में उपस्थित होता है। इनके भी बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2 यहाँ पर है, 2 ये 4, 2 6 और 2 8। इस तरह से इनके बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है। तो इस तरह से ये जल का यौगिक हो गया। जल एक यौगिक के रूप में है, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम आदि जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वे सब तत्व की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो समान प्रकार के कण से मिलके बने होते हैं, समान आकृति के, समान रासायनिक संरचना के या समान रासायनिक संयोग के, सभी तरह से वे समान होते हैं, इसलिए ये तत्व कहलाते हैं। जबकि यौगिक में जो भी तत्व यहाँ पर संयोग करता है, वे उनका आकार अलग अलग होता है, रासायनिक रूप से वे अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि तत्व या जो है यौगिक और ये सब पदार्थ के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। अब अगली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ के यानी द्रव्य के भौतिक एवं रासायनिक गुण। यदि कोई पदार्थ है तो निश्चित रूप से उसके भौतिक गुण भी होते हैं, उसके रासायनिक गुण भी होते हैं। द्रव्य के भौतिक एवं
रासायनिक गुण। द्रव्य के भौतिक एवं रासायनिक गुण। जैसा कि भौतिक और रासायनिक दो अलग अलग बातें हो रही हैं। भौतिक का मतलब होता है कि जिसे हम अपनी आँखों से देख सकें, जैसे उसकी लंबाई, उसका आकार आदि भौतिक गुण होता है। जबकि रासायनिक गुण का मतलब होता है कि वो पदार्थ, उसकी अम्लीयता, क्षारीयता, ज्वलनशीलता आदि क्या है, इनको हम रासायनिक गुण कहेंगे। और भौतिक गुण उसके आकार से हम समझेंगे, या उसका द्रव्यमान, उसका भार आदि को हम उसके भौतिक गुण से मानेंगे कि उसका भौतिक गुण क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है। अब हम चूँकि भौतिक और रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं, तो पहले हम भौतिक गुणों की चर्चा कर लें। द्रव्य के भौतिक गुण। वैसे जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों के भौतिक गुण को जानने के लिए उसके मापन की विधियां हमें पता होनी चाहिए कि किस भौतिक, कौन सा पदार्थ कौन सा भौतिक गुण प्रदर्शित करता है और उसे किस तरह से मापा जा सकता है या नापा जा सकता है, उसका मेजरमेंट कैसे हो सकता है। तो भौतिक गुण पर हम चल रहे हैं। इसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, या आप कह सकते हैं कि पदार्थ 7 इसके भौतिक स्वरूप हैं, और जिन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशियां हमने बताया कि 7 हैं। मूल राशियां ये हैं 7 मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों को आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है कक्षा 9 में, जहाँ पर आपको बताया गया था कि ये मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। चलो एक बार फिर से देखते हैं कि मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। चलो पहला क्या है? लंबाई। मूल राशि है लंबाई। पहली मूल राशि लंबाई हो गई। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा ताप। पांचवा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। छठवां
धारा, विद्युत धारा। और सातवां पदार्थ की मात्रा। लंबाई को आप L से प्रदर्शित करते हैं, इसको M से प्रदर्शित करते हैं, इसको T से सेकंड, हाँ टाइम T से, इसको ताप को आप थीटा से, इसको I से, इसको IU है, ये है I से, और ये है पदार्थ की मात्रा मोल्स। ये आपके जो है 7 मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। ये N, हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, जिसे आप भौतिक विज्ञान में भी पढ़ेंगे। इन्हें नापने के लिए या मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे हम SI यूनिट कहते हैं या फिर जो है MKS पद्धति कहते हैं, MKS पद्धति में हम इनके लिए अलग अलग मात्रक बने हुए हैं, जिन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो इन मूल मात्रकों के द्वारा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं मूल मात्रक, इन मूल मात्रकों के द्वारा ये नापे जाते हैं। और प्रत्येक राशि एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करती है। यदि लंबाई है तो इसके यह द्रव्यमान के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है, या ये राशि इसमें कभी नहीं मिलता है, या द्रव्यमान समय में नहीं मिलता है, या एक दूसरे से ये सभी 7 राशियाँ ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। ये अलग अलग हैं, इनके मात्रक भी अलग अलग हैं। लंबाई के लिए मीटर होता है, जो मूल मात्रक है, मीटर। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, इसका संकेत है स्मॉल m। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, किलोग्राम, kg। समय के लिए सेकंड, ACC। ताप के लिए कैंडेला, केल्विन, केल्विन, जिसे हम थीटा से, और इसके ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, CD से। विद्युत धारा के लिए एम्पियर, A। पदार्थ की मात्रा मोल या AMOL।
इनके द्वारा ये नापे जाते हैं। और इन सभी जो मूल मात्रक हैं इनके अलग अलग परिभाषाएं भी आपकी किताब में दिया हुआ है। इन परिभाषाओं को आपको बुक से याद कर लेना चाहिए। जैसे मीटर के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्व सम्मेलन हुआ था उसमें ये निर्णय किया गया था कि 1 मीटर कितनी दूरी होगी, उसको परिभाषा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि 1 मीटर वह दूरी है जो प्लेटिनम 86 और इरिडियम नहीं 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगें होती हैं। इन तरंगों की लंबाई 1 मीटर के बराबर होती है। तो इस तरह से आप मीटर की परिभाषा लिख सकते हैं। क्या कि क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग के प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगें 1 मीटर के समान होती हैं। इसी तरह से किलोग्राम को भी किताब से आप याद कर लेंगे कि प्लेटिनम और पेरिस में रखे हुए प्लेटिनम और इरिडियम के मिश्र धातु का वह छोटा सा टुकड़ा जो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ये जो किताब में आपके परिभाषा दिया हुआ है उसको आप याद कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ये जो मूल राशियां हैं और उनके मात्रक हैं, उनकी जो परिभाषाएं हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम इसको समझ लिए कि द्रव्य के भौतिक गुण और उनको नापने के लिए जो है ये जो मूल मात्रक हैं ये किस तरह से होते हैं। और इन मूल मात्रकों और मूल राशियों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पहले के समय में जब पूरा विश्व एक साथ नहीं था, सभी अलग अलग थे और सभी देश में अलग अलग मापन के प्रणालियाँ चलती थीं और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर बहुत सारी दिक्कतें आती थीं और इन्हीं दिक्कतों को समाप्त करने के लिए ये सिस्टम लाया गया। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक क्षेत्र में यदि सेब प्राप्त होता है, वहाँ पैदा होता है, तो दूसरे क्षेत्र में अमरूद पैदा होता है। एक क्षेत्र में चावल पैदा होता है तो दूसरे क्षेत्र में गेहूँ पैदा होता है। उनको तौलना, उनका मूल्यांकन करना, ये सब बहुत कठिन हो रहा था। तो उसी कठिनाई के बीच जब ये सभी जो है मूल मात्रक और उनकी राशियाँ आए और जिससे जो है हमारा जो कार्य है वो आसान हो गया। तो इस तरह से मूल मात्रक और मूल राशियों को हम लोग पढ़ लेंगे। और कुछ एसआई पद्धति के विषय में और आपको हम बता दें कि चूँकि ये एसआई पद्धति के ही सभी मात्रक हैं, तो एसआई पद्धति में कुछ मापन के अन्य पूर्वलग्न होते हैं, उनको हम आपको बता देते हैं कि ये पूर्वलग्न किस तरह से रखे जाते हैं और कौन कितना मान रखता है।
तो लिख लेते हैं SI पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न, SI पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न हम एक तरफ लिखेंगे गुणक, फिर लिखेंगे पूर्व लग्न और इसका संकेत। चलिए, गुणक में यदि 10 की घात 24 -24 है, जिसका पूर्व लग्न है एकटो, योक्टो, जिसे हम स्मॉल y से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात माइनस में जितने भी गुणक हैं उनके लिए हम संकेत का उपयोग स्मॉल लेटर में करते हैं, और जबकि 10 की घात जो प्लस में गुणक हैं उनके लिए हम कैपिटल लेटर में संकेत का इस्तेमाल करते हैं। 10 की घात -21 यह है जेक्टो, स्मॉल जेड। 10 की घात -18 एटो, स्मॉल ए। 10 की घात -15 फेमटो, फेमटो एफ। 10 की घात -12 पिको, पी। 10 की घात -9 नैनो, स्मॉल एन। 10 की घात -6 माइक्रो, म्यू। 10 की घात -3 मिली, स्मॉल एम। 10 की घात -2 सेंटी, सी। 10 की घात -1 डेसी, डी। ये तो 10 की घात माइनस में जो गुणक हैं उनके पूर्व लग्न और उनका संकेत हो गया। अब हम 10 की घात प्लस में जो गुणक हैं उनके पूर्व लग्न और संकेत को लिखेंगे। अगर 10 रहे तो डेका, 10 है तो डेका डी है, 10 की घात 2 है तो इसका मतलब है 10 की घात 1, 10 की घात 2 है तो हेक्टो, एच। 10 की घात 3 है तो किलो,
के 10 की घात अगर 6 है तो मेगा m 10 की घात अगर 9 है तो जीगा या गीगा जी, ये सब कैपिटल में रहेंगे। ये m जी, 10 की घात अगर 12 है तो टेरा, टी, दस की घात अगर 15 है तो 10 की घात 15 है तो पेटा, पी से 10 की घात अगर 18 है तो एक्सा, ई, 10 की घात अगर 21 है तो जेरा, जेटा, 10 की घात 21 है तो जेटा, ये आपका कैपिटल जेड हो जाएगा। और 10 की घात 24 है तो योटा, 10 की घात अगर 24 है तो योटा कैपिटल वाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ पूर्व लग्न हैं। इनके जैसे अगर 10 की घात 15 है और हमको लंबाई नापना है और लंबाई के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसका जो यूनिट है, मात्रक है, वो मीटर होता है, तो पेटामीटर कह देंगे। अगर 10 की घात 18 है तो एक्सामीटर कह देंगे, लंबाई अगर नापना है। अगर यही ग्राम में है तो एक्साग्राम कह देंगे। अगर 10 की घात -9 है तो नैनो, और मीटर है तो नैनोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनका उपयोग कर लेंगे। और ये पूर्व लग्न हैं, ये पहले लगाए जाते हैं। जो भी मात्रक हैं उनके ये पहले लगाए, पूर्व लग्न मतलब पहले लगाए जाने वाला जो शब्द है वो ये पूर्व लग्न होता है। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं अनिल मौर्य आपको अगले वीडियो में और भी कुछ रसायन विज्ञान की मूलभूत जो अवधारणाएं हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।